वेलकम टू माय चैनल। दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग वही एसएससी सीजीएल की क्वेश्चंस को क्या करने वाले जी, उधेड़ने वाले हैं। यानी अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 8 तक सवालात को हम लोग कर चुके हैं, जहां पर एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, यानी इन सारे एसएससी के एग्जाम्स को हम लोगों ने कवर किया, जहां पर एसएससी में इंग्लिश को जहां पर टैकल किया था टफ वे में, वहां पर हम लोगों ने सवालों को क्या किया और एक्सेप्ट किया और शॉर्ट आउट किया। आज ये प्रैक्टिस सेट 9 है। आइए देखते हैं, इसमें भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। देखते हैं क्या एग्जाम है और क्या अप्रोच रहता है। अब तक तो आपको हमारी अप्रोच के बारे में पता चल चुका होगा और आप बेहतर भी फील कर पा रहे होंगे। तो चलिए उसी बेहतरी फील के साथ फिर से इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए देखा जाए। चलिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 है जी, समझ गए ना? अब होगा इंग्लिश का डर खत्म। चलिए, अच्छी बात है, आते हैं अपने सवाल पे। चलिए, ये है हमारा सवाल। चलिए, देखिए क्या कर रहा है। ईट वन वर्ड। ईट वन वर्ड का मतलब क्या? ये देखिए, आपको इडियम से सवाल लिया गया। क्या से लिया गया जी? फ्रेज। इडियम या फ्रेज से सवाल लिया गया है और ये पूछा कहां गया देखिएगा। ये आपके एसएस सीजीएल का टीयर 2 यानी कि मेन से पूछा गया है और ये 2020 यानी कि 2020 में 11वें महीने की 15 तारीख को, यानी कि 15 नवंबर को पूछा गया जी। समझ गए? अब देखते हैं कि इस इडियम का मतलब क्या है। आइए, ईट वन वर्ड का मतलब यह है अपनी गलती स्वीकारना, यानी कि टू एक्सेप्ट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि उस गलती को स्वीकारना। ये मैं लिख दूं यहां की, टू एडमिट योर मिस्टेक। टू एडमिट योर मिस्टेक दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, यही आपका कहलाता है इट योर वर्ड। जैसे कि बोलता हूं कि आपने गलती किया है, आप अपनी गलती स्वीकारिए। यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, यू शुड ईट योर वर्ड्स, यानी कि यू शुड स्टार्ट इमेजिनिंग एंड स्टार्ट एडमिटिंग दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन लाइफ, यानी कि अपनी गलती को स्वीकारना। चलिए, बात सही है, अपनी गलती को स्वीकारना, यानी अपनी गलतियों को। कभी क्या होता है कि लोग पीछे हटने लगते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकारते ही नहीं है, पीछे हटने लगते हैं। गलती तो उन्होंने किया है, लेकिन अपनी वो शब्दों से मुख करने लगते हैं, नहीं हमने गलती नहीं किया, मैंने मिस्टेक किया नहीं, कैसे मैं गलती मान लूं। अपने शब्दों से पीछे हटने लगते हैं। वही बातें हैं। फॉरगिव या फॉरगेट, ये कहां से हो जाएगा? बिकम लेस एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? अपोज स्टर्नली, इन कठोरता से विरोध करना, ये तो होगा नहीं। रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे हटना। वट वन हैज सेड, यानी कि जो कहा उससे पीछे हटना, यानी कुछ ना कुछ वो गलती किया है, इसलिए अपने शब्दों से पीछे हट रहा है। पीछे आदमी अपने शब्दों से कब हटता है? जब उसने कोई गलती किया है, और जो गलती करता है वो अपने शब्दों से पीछे हटता है। तो निश्चित रूप से आपका करेक्ट जो इसका यूज मीनिंग होगा वो होगा रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट व्हाट यू हैव डन। रिट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना भी। क्या होता है जी? एक्सेप्ट करना भी, और पीछे हटना भी, यानी कि रिट्रैक्ट करना, जो आपने कहा उसको स्वीकारना, या फिर जो आपने गलती किया उससे पीछे मुकरना। समझ गए? आई एक्सपेक्ट दिस इडियम इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये आपके एसएससी सीजन पूछा है जी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है सडनली। क्या होता है जी? सडनली। सडनली यानी कि अचानक। जैसे कि मैं बोलता हूं कि वो अचानक ही क्या कर गया, वो छत से गिर गया। He has fallen. He has fallen from the roof on the spur of the moment. वो अचानक ही आ गया। He came here on the spur of the moment. यानी कि वो अचानक ही यहां आ गया। अचानक की बातें करता है। Deciding after a lot of thinking, यानी
डिसाइड करना बहुत सोचने के बाद, ये तो मीनिंग होगा नहीं। बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल यानी कि बहुत ज्यादा सावधान होना। वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग यानी किस चीज की क्या करना, वेट करना, इंतजार करना बड़े उदासी के साथ, नर्वसनेस के साथ। एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। एक्टिंग यानी कि कोई कार्य करना, इम्पल्सिवली यानी आवेग में आकर, विदाउट थिंकिंग यानी बिना सोचे, यानी बिना सोचे अचानक किसी काम को आवेग में आकर कर देना, यानी कि सडनली कर देना, यानी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कर देना। यही आपका एग्जैक्ट मीनिंग बैठ रहा है। आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देगा एडियम का, वो आपको एग्जैक्ट मीनिंग आपको सेंटेंस के माध्यम से ही पहचानने की कोशिश करनी होगी। बात समझ गए? ये सडनली है यानी कि अचानक है, और अचानक है तो एक्टिंग इम्पल्सिवली, एक्टिंग यानी कार्य करना, इम्पल्सिवली यानी कि आवेग में आकर, विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे, यानी कि सडनली काम करना। यही सेंस दे रहा है इसका, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज दैट option D would be the correct here according to this question. Is that okay? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। आइए देखते हैं। इसका मीनिंग आप नोट डाउन करते रहिएगा। और ये भी देखिए SSCGL टियर 2 यानी कि मेन से पूछा है, 15 नवंबर को 2020 में पूछा है। बहुत ही न्यू सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। टर्न द कॉर्नर, सारा का सारा फ्रेज ही है, कोई बात नहीं, फ्रेज भी जानना जरूरी है क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। टर्न द कॉर्नर एक फ्रेज है, इडियम है, और इसका मतलब होता है टू कम टू सरपास। क्या होता है सरपास? सरपास का मतलब होता है काबू पाना। टू सरपास द डिफिकल्टीज, टू सरपास द डिफिकल्टीज यानी समस्याओं पर काबू पाना, समस्याओं पर काबू पाना। तो देखते हैं कि समस्याओं पर काबू पाना है तो कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन इसका मीनिंग देगा। चेंज वन गोल यानी अपनी लक्ष्य चेंज करना, बिल्कुल नहीं होगा। टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर की इंतजार करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो समस्याओं पर काबू पाने की बात कर रहा है। गो बैक टू पास्ट यानी कि भूतकाल में चले जाना, पास्ट की यादों में चला जाना, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है टू पास द क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल यानी कि गंभीर स्टेज यानी कि स्थिति, यानी गंभीर स्थिति को पास करना यानी उससे गुजर जाना, यानी कि गंभीर स्थिति से गुजरने का मतलब यह है समस्याओं को पार पा जाना, यानी समस्याओं को काबू पाना। What word according to the Hindi language translation in the English language is not possible, यानी कि what word translation possible नहीं होता है। You will have to understand the inner meaning of the sentence, inner meaning समझना पड़ेगा। इसलिए इनर मीनिंग यही कहता है टू पास द क्रिटिकल स्टेज यानी कि गंभीर हालात को पास करना, गुजरना, यानी कि समस्याओं को काबू पाना। सो करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम वुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज सेइंग पास द क्रिटिकल स्टेज, pass the critical stage. That means you should be out of danger, you should be out of danger by dint of your lot of try यानी कि बहुत सारे कोशिशों के बाद, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। टर्न द कॉर्नर, याद रखिएगा इसका मीनिंग, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। ऑप्शन 4 पे चलते हैं, सवाल 4 पे चलते हैं। टू राइज लाइक अ फोनिक्स, राइज लाइक अ फोनिक्स बहुत ही अच्छा वर्ड है। राइज लाइक अ फोनिक्स का मतलब होता है टू गेट सक्सेस आफ्टर अनसक्सेस, एक्सक्यूज मी, आफ्टर फेलियर, टू गेट सक्सेस आफ्टर फेलियर, यानी असफलता के बाद सफलता को पाना। यानी पहले तो आपको असफलता मिली होगी, उसके बाद सफलता पाए हैं। तो असफलता को पाने के बाद सफलता जब आप पाते हैं, यानी कि बुरी चीजों को पाने के बाद जब एक आपको अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है, तब बोलते हैं टू राइज लाइक अ फोनिक्स, टू राइज लाइक अ फोनिक्स। फोनिक आपके लैटिन शब्द में एक पक्षी का नाम होता है जो बार बार अपने पंखों को चेंज करके क्या करते जी, उभरते रहती है। इसी फोनिक्स के नाम पर, उसी चिड़िया के नाम पर यह शब्दों को उजागर किया गया है।
समझ गए? अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। टू बी द मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना, बिल्कुल नहीं होगा। टू सेटल फायर, सेटल फायर का मतलब आग जलाना, बिल्कुल नहीं होगा। टू बिहेव लाइक रॉयल, यानी कि प्रताप की तरह, प्रतापी राजा की तरह बिहेव करना, बिल्कुल नहीं होगा। टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर कर आना, विद अ न्यू लाइफ, यानी कि नई जिंदगी के साथ। नई जिंदगी के साथ उभर कर आना, यानी कि पहले आपको असफलता मिली होगी, जब सफलता सफलता मिली, उसके बाद जब आप सफल हुए तो लोग बोलते हैं ना कि एक नई जिंदगी का मैंने शुरू किया। तो नई जिंदगी के साथ आप अपने जीवन का शुरुआत किए बराबर। यू इमर्ज लाइक यू इमर्ज विथ अ न्यू लाइफ, यू इमर्ज विथ अ न्यू लाइफ, यानी कि एक नई जिंदगी के साथ उभर कर सामने आए आप, यानी कि यू गेट सक्सेस आफ्टर फेलियर, यानी असफलता के बाद सफलता पाए। मतलब यह कि बहुत तकलीफों के बाद हम उभर कर आए एक नई जिंदगी के साथ। इसलिए इसका करेक्ट मीनिंग जो होगा ऑप्शन सी होगा। जो करेक्ट मीनिंग होगा इस इडियम का ऑप्शन सी होगा। इज दैट ओके? आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। चलिए मीनिंग लिखते जाइएगा। जो भी मैं फ्रेज लिख रहा हूं उस फ्रेज का मीनिंग मालूम नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन में एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट आप नहीं ढूंढ पाइएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात नहीं समझते हैं तो दिक्कत होगी। इस इडियम का मीनिंग जानकारी होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन में एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढ पाइएगा, ठीक ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जी। ऑप्शन, एक मिनट, क्वेश्चन 4 है ना? हाँ, अब 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कहता है। अगेंस्ट वन ग्रेन, अगेंस्ट वन ग्रेन का मतलब क्या होता है ये देखिएगा। बहुत ही ऐसा फ्रेज है जो कि आपको डेली लाइफ में यूज तो नहीं होंगे, लेकिन ये फॉर्मल यूज में ज्यादा आएंगे। फॉर्मल यूज में ज्यादा आने का मतलब ये है, ये आपके एग्जाम से पूछेंगे, रिटन एग्जाम से पूछेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछेंगे, ठीक ना? आइए देखिए, अगेंस्ट वन ग्रेन का, वंस ग्रेन का मतलब यह है किसी के स्वभाव के विरुद्ध होना। अगेंस्ट, अगेंस्ट समवन, समवंस नेचर, यानी किसी की प्रकृति और किसी के फितरत के खिलाफ होना। फितरत यानी कि प्रकृति, यानी कि स्वभाव, स्वभाव के खिलाफ होना। अगेंस्ट द लॉ, लॉ के खिलाफ होने की थोड़ी बात कर रहा है। अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी के खिलाफ होने की थोड़ी बात कर रहा है। अगेंस्ट वंस फैमिली, यानी कि परिवार के खिलाफ होने की थोड़ी बात कर रहा है। अगेंस्ट वन नेचर, यानी कि किसी के स्वभाव के खिलाफ होना। सो एग्जैक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा जी। बात समझ गए? क्योंकि ये जो अगेंस्ट वन ग्रेन है, इसका मतलब ही होता है आपका अगेंस्ट समवंस नेचर, समवंस टेंडेंसी, समवंस प्रोक्लेमिटी, समवंस अक्लैमिटी। समझ गए? प्रोपेंसिटी भी हो सकता है, प्रोपेंसिटी, समवन इंक्लिनेशन। समझ गए? इडियम एक ऐसा सेगमेंट होता है, इंग्लिश ग्रामर में बोल दूं, इडियम का कोई अपना रूल नहीं होता है। इडियम एक स्लैंग होता है जिसको अंग्रेजों द्वारा ये मीनिंग मिल चुका है, तो बस याद करना ही पड़ेगा। वैसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर या बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगे जो वहां पर इस तरीके के आपको पढ़ाएंगे, बोलेंगे कि इडियम का ऐसा रूल होता है, लेकिन आप याद रखें इडियम कोई रूल नहीं होता। मैं भी एक इंग्लिश का फैकल्टी हूं तो मुझे मालूम है, मुझे ही मालूम है कि इडियम को याद करने कोई रूल नहीं होता, कोई उसका ग्रामर ट्रिक या टिप्स कुछ भी नहीं होता। ये एक स्लैंग है। स्लैंग यानी कि ये बोले जाने वाला एक भाषा है, परिभाषा है या फिर मुहावरा है जो अंग्रेज यूज करते हैं, और इन्हीं चीजों को फॉर्मेलिटी के तौर पे इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। इसको बस यही तरीका है कि सुबह शाम इसको प्रेफर कीजिए, यानी कि देखिए, पढ़िए, तभी याद होगा। कोई ग्रामर रूल्स इसमें काम नहीं करता इडियम में, ठीक ना? ये बस याद रहना चाहिए, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। और देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीजल से पूछे गए हैं जी। सब के सब सीजल टियर 2 का है, यानी कि मेंस का है, और ये 2022 में आपको 29 जनवरी को पूछा है। समझ गए? चलिए अच्छी बात है। फुल ऑफ हॉट एयर, फुल ऑफ हॉट एयर क्या होता है? फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब है समवन हु इज वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव मतलब बहुत ही बातूनी, बहुत ही बातूनी, यानी कि बहुत ही बतक्कड़, बहुत ही
बत्तखड़, लेकिन फालतू बातों का बत्तखड़, यानी कि नॉनसेंस बातों का बत्तखड़ करने वाला इंसान। यानी कोई व्यक्ति नॉनसेंस बातों को बकते रहता है, हमेशा फालतू की बातें करता रहेगा, नॉनसेंस, ही इज टॉकिंग ऑलवेज नॉनसेंस, यानी फालतू की बातें करेगा, बकवास करेगा, जिसके बातों में कोई दम ही नहीं है, केवल एनर्जी बर्बाद कर रहा है और हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है। ऐसी बातों को करने वाले व्यक्ति को बोलता है समन हु इज फुल ऑफ हॉट एयर, समन हु इज फुल ऑफ हॉट एयर। जो हॉट एयर है यानी कि फालतू बातें करेगा, यानी कि नॉनसेंस बातें करेगा, यानी बकवास बातें करेगा, बकवास बातें करेगा। तो ऑप्शन यही हमारा पहला आंसर मिल गया, टॉकिंग अलॉट, टॉकिंग अलॉट नॉनसेंस, यानी कि फालतू की बात करने वाला इंसान, यानी कि बकवास करने वाला इंसान। His words have no sense. His words have no sense. His words are completely out of order. Completely out of order. That means there is no meaning of that words. कोई meaning ही नहीं है. There are no meaning of that words. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही इजी वर्ड्स है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑन शैंक्समेयर, ऑन शैंक्समेयर का मतलब क्या होता है? ऑन शैंक्समेयर का मतलब होता है, ये जो शैंक्समेयर है ना, ये जो शैंक्समेयर है ना, ऑन शैंक्समेयर का मतलब होता है ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। कैसे जी? पैदल। पैदल यानी कि नंगे पांव, नंगे पांव भी मैं बोल दूं, नंगे पांव, नंगे पांव या फिर पैदल। ऑन शैंक्समेयर, एम-ए-आर मेयर। अब देखिए कि ऑन शैंक्समेयर का मतलब पैदल जब होता है तो ऑन एन एलिफेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऑन अ लायन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऑन अ बाइसिकल होगा क्या? BICYCL, बाइसिकल? बिल्कुल भी नहीं। ऑन फुट, हाँ ऑन फुट यानी कि पैदल, यानी कि यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, यानी कि ऑन फुट, यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। दिस idiom says that, this idiom says that someone is going somewhere on foot, someone is going somewhere without having any vehicle or any animal to make the travel with that particular thing or something somewhere। ऐसा नहीं है कि कोई उसके पास कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है टू राइड ऑन, सवारी करने के लिए, टू रीच देयर, वहां पर पहुंचने के लिए, इज गोइंग समवेयर विदाउट हैविंग एनी मीन्स ऑफ व्हीकल, और वेदर इट इज पर्सन और समथिंग जस्ट लाइक एनिमल, मेयर और हॉर्सेस। ओके, ही इज गोइंग समवेयर ऑन फुट विदाउट हैविंग एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समझ गए? किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किए भी नहीं जा रहा है, यानी कि पैदल जा रहा है, यानी कि नंगे पांव जा रहा है, इसलिए ऑन फुट आपका करेक्ट मीनिंग होगा इस इडियम का। समझ गए? इस इडियम का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? ऑन फुट। कब पूछा गया है? 2020 में 3 मार्च को SSC CGL के एग्जाम में, जो कि आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछा गया है। समझ गए? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऑन बिजनेस, ऑन बिजनेस, ऑन बिजनेस, ये द बिजनेस जो होता है इसका मतलब होता है द एक्सीलेंट। क्या होता है जी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट या फिर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट या फिर इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस या फिर फैबुलस, इम्पेक्केबल, इम्पेक्केबल, ठीक ना? या फिर एक्सीलेंट हो गया, ब्रिलियंट हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, ट्रेमेंडस, TREMENDOUS, ट्रेमेंडस, फैबुलस, इम्पेक्केबल, इन सबका मतलब, या फिर रिमार्केबल, रिमार्केबल, इन सबका मतलब होता है शानदार। शानदार के लिए आप आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, रिमार्केबल के बाद आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, इन सबका मतलब होता है शानदार। तो जब शानदार होता है द बीज न्यूज का मतलब शानदार होता है, तो देखते हैं कहां पर शानदार है। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी बातों को ऑब्जर्व करता है, परखता है। परखता है तो हमें बेहतर की तलाश करना है, परखने की बात है। पुलिस यानी कि मूर्ख, प्रॉब्लमैटिक यानी कि मुसीबतकारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है शानदार, लाजवाब, अजीबोगरीब, अजीबोगरीब, बहुत ही जबरदस्त, असाधारण, यानी कि यही आपका सब्स्टिट्यूट होगा जी।
ये ऑप्शन डी आपका इस इडियम के लिए सब्स्टिट्यूट, बेहतर सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि इस इडियम का भी मतलब होता है बेहतर, और बेहतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी मतलब होता है बेहतर। योर आइडियाज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी जो विचार है बहुत ही बेहतर है। टू मेक योर लाइफ, टू मेक योर लाइफ बेस्ट, यानी कि आपके लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए आपकी जो विचार है बेहतर है। टू मेक योर लाइफ, टू मेक योर लाइफ अप टू द मार्क, योर आइडियाज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, स्वीकार्यपूर्ण बनाने के लिए, संतोषजनक बनाने के लिए ये आपकी जो लाइफ है, ये जो विचार है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि शानदार है, म्यूनिफिसेंट है। MUNIFECENT, म्यूनिफिसेंट। चलिए आगे चलते हैं जी। और ये भी आपके 2020 में पूछा गया है, जो कि 4 मार्च को पूछा गया, 4 मार्च को सीजीएल का सवाल है जी। थ्रो अ फिट, थ्रो अ फिट का मतलब होता है टू गेट एंग्री। थ्रो अ फिट का मतलब होता है टू गेट एंग्री। क्या होता है जी? टू गेट एंग्री यानी क्रोधित होना, क्रोधित होना यानी कि टू गेट फ्यूरियस, टू गेट फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस, इन सब का मतलब होता है क्रोधित होना। टू थ्रो अ फिट का मतलब क्रोधित होना, तो देखते हैं कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा। बिकम अनकॉन्शियस, इसका तो मतलब होता है बेहोश होना, ये तो मीनिंग देगा ही नहीं। कॉशन समवन अबाउट फिटनेस, चेतावनी देना किसी को फिटनेस को लेकर, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सप्रेस योर एक्सट्रीम एंगर, हाँ, एक्सप्रेस योर एक्सट्रीम एंगर यानी कि बहुत गुस्सा व्यक्त करना, बहुत गुस्सा व्यक्त करना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। वही बातें फेंट एंड फॉल डाउन, बेहोश होना और गिर जाना, ये तो होगा नहीं। ये जो थ्रो अ फिट है, इसका मतलब क्रोधित होना, गुस्सा दिखाना यानी कि गुस्सा व्यक्त करना। तो करेक्ट जो सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। जो करेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी। इज दैट ओके? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, ये भी आपके एसएससी सीजन में पूछा गया है, जो कि 4 मार्च को पूछा गया है, 2020 की बातें हैं। थ्रो अ फिट यानी कि टू शो योर एंगर, अदरवाइज टू बी एंग्री, टू बी फ्यूरियस ओवर देयर, ठीक ना? ये सारे इडियम्स आपको याद रहनी चाहिए। टोटल के टोटल इडियम ही है जो कि सीजन में पूछा है, कोई बात नहीं, आज इडियम ही देख लेते हैं। चलिए, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है पुल अ फास्ट वन ऑन समबडी और समथिंग। इसका मतलब होता है टू डिसीव, DECEIV, डिसीव समवन, टू डिसीव समबडी, या फिर टू चिट भी बोल सकते हैं, CHEAT, चिट, या फिर टू ट्रिक, ट्रिक का भी मतलब होता है छल करना यानी कि डिसीव करना यानी कि धोखा देना। तो धोखा देना इसका मीनिंग होता है पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन ऑन समबडी और समथिंग। अगर आप मुझे धोखा दे रहे तो मैं बोलूंगा यू आर पुलिंग अ फास्ट वन ऑन मी, या फिर अपॉन मी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? मुझे धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो जब चीट कर रहे हैं तो ऑप्शन ए कहता है बिलीविंग समवन इजली, बिलीव करना, ये कैसे हो सकता है? टेक क्विक एक्शन की जल्दी कार्यवाही करना, बिल्कुल नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। प्रोग्रेस फास्ट यानी कि ज्यादा प्रगति करना तेजी से, ये भी नहीं होगा। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? टू ट्रिक समवन यानी कि चीट करना यानी कि धोखा देना। सो करेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, द करेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस idiom and phrases. I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए, और ये भी आपको 2020 में पूछा गया है, 6 मार्च को पूछा गया है, SSCGL का सवाल है, आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछा गया है जी। चलिए आगे चलते हैं। फुल फास्ट वन, कोई बात नहीं, इडियम से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। पैडल वंस ऑन कैनो, पैडल वंस ओ कैनो, ये पैडल वंस, वंस की जगह पर योर होगा, योर होगा, हर होगा, हीज होगा, ठीक ना, देयर होगा। वन कैनो, इसका मतलब क्या होता है? टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क यानी अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने
पैरों पर, अपने पैरों पर क्या होना जी, खड़ा होना। पैरों पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि चोट लग गया एक बार पैरों पर खड़ा होकर दिखा दीजिए, नहीं। पैरों पर खड़ा होने का मतलब ये है कि अपने आप पर निर्भर होना, यानी इतनी ज्यादा लाइफ आपकी सक्सेस है, सफल है, सक्सेसफुल है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। यानी कि आप अपने लाइफ में सक्सेस है, अपने लाइफ में परिपूर्ण है, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा है, यानी अपने आप पर निर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। अब देखिए टेक रेस्ट, आराम करना, ये तो सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। टू एक्सरसाइज हार्ड, ज्यादा कोशिश करना। टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, बचपना की तरह हरकतें करना, बिल्कुल नहीं। डिपेंड वन सेल्फ, डिपेंड वन सेल्फ मतलब खुद पर निर्भर होना या फिर पैरों पर खड़ा होना, दोनों की बात है। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है खुद पर निर्भर करना, यानी कि टू पैडल वंस ओन, टू पैडल वंस ओन कैनो, पैडल वंस ओन कैनो। इज दैट क्लियर? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. जरूर इसका मीनिंग लिखिएगा, ये मीनिंग याद रहेगा तो आप ऑप्शन में करेक्ट सब्स्टिट्यूट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। लाइक अ थंडर स्टॉर्म डाइंग डक इन, ये क्वेश्चन ही गलत है, एक मिनट रुकिएगा। लाइक अ थंडर स्टॉर्म डाइंग डक इन, एक मिनट, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये लिखा ही उल्टा सीधा है। फ्रेज होता है लाइक अ डॉग, लाइक अ डाइंग डॉग, लाइक अ डाइंग डॉग इन थंडर स्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डॉग इन थंडर स्टॉर्म, इन थंडर स्टॉर्म, इसका मैं लाइक अ डाइंग डॉग इन थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है मुसीबत में। यानी बहुत उदास, मुसीबत में तो बहुत उदास होगा ना जी, निश्चित रूप से उदास होगा। आप देखिए डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, यानी कि ब्रेव। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी यानी कि ब्रेव। कंफर्टेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल या फिर अप टू द मार्क, यानी कि आरामदायक। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। लेकिन ये जो डिजेक्टेड वर्ड है, इस डिजेक्टेड का मतलब होता है स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड या फिर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा उदास, लेट डाउन या फिर ब्रोकन डाउन, इसका भी मतलब होता है ब्रोकन डाउन। क्या होता है जी? ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन। इन सब का मतलब होता है बहुत ही अपनी जिंदगी में उदास। यानी कि एक ऐसी डाइंग डॉग है, ये मरता हुआ एक बतख है जो कि थंडर स्टॉर्म में, यानी कि बर्फीला तूफान में, यानी एक बतख बर्फीला तूफान में है, यानी मुसीबत में तो है जी, समस्या में, यानी बहुत उदास है, उसकी जिंदगी बहुत ही नरक बनने वाली, ऐसा है हाल, ऐसा है हाल। तो यानी क्या होगा? डिजेक्टेड होगा, बहुत उदास होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। करेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस इडियम वुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शोज द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस इडियम इन दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूट जो होगा, सी जो होगा, एग्जैक्ट आपका सब्स्टिट्यूट होगा इस इडियम के लिए। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए सारे मीनिंग लिखिएगा जरूर, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, याद नहीं रहेगा, समझ गए ना? चलिए, और मैं दिखा दूं कि ये कहाँ गए हम, ये तो करा दिया ना, ये भी हो गया, थंडर स्टॉर्म वाला भी हो गया। ये थंडर स्टॉर्म वाला देखिएगा आपका 2020 के इवनिंग में पूछा है 6 मार्च को, और एसएससी जेल में सवाल पूछा गया है। अब देखिएगा, कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ एक अच्छा फ्रेज है, और इसका मतलब होता है टू बी अपडेटेड, टू बी अपडेटेड। टू बी अपडेटेड का मतलब यह है अवगत रहना, सभी मामलों से अवगत रहना, सभी मामलों से, सभी मामलों से क्या रहना जी? अवगत रहना, अवगत रहना, सभी मामलों से अवगत रहना। कीप अहेड ऑफ, ये सामने रहना, सामने रहने की क्या बात होगा यहाँ पे? सामने रहने की तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं बनेगा।
कीप अ वॉच ऑन, कीप अ वॉच ऑन का मतलब होता है समथिंग और समबडी पर निगरानी रखना। निगरानी रखने की थोड़ी बात कर रहा है, निगरानी रखने की बात नहीं कर रहा है, हम तो बात कर रहे हैं अपने आप को अपडेटेड रखना, यानी कि अवगत रखना। कीप अप द गुड वर्क, यानी कि अच्छे काम को करते रहना। हम अच्छे काम को करते रहना मैंने थोड़ी बोला है, मैंने बोला है अपने आप को अपडेटेड रखना। यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ अपडेटेड, यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ द समथिंग दैट इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी जो चीजें बहुत समय पहले चल रही है, समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू शुड बी अपडेटेड विद दैट थिंग। उस चीज के साथ आपको अपडेटेड रहना है, यानी कि अवगत रहना है जो बहुत वर्षों से, बहुत समय पहले से चल रहा है, यानी अपडेटेड रखना है। तो करेक्ट, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, यानी कि अपने आप को अवगत रखना। सो करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस इडियम वुड बी ऑप्शन डी। So the correct substitute for this idiom would be option D here. Option D here, because the option D has the exact substitute for this idiom in this question. यानी इस क्वेश्चन में करेक्ट जो आपका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसका जो उपाय है, उसका जो विकल्प है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी is exactly showing the exact updation of something or somebody that should be in his life. यानी उसको अपने लाइफ में होना चाहिए अपडेटेड, यानी कि अवगत रहना चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग ऑप्शन डी इज गिविंग हियर राइट नाउ, एंड द सेम मीनिंग ऑप्शन, एग्जैक्ट द सेम मीनिंग क्वेश्चन 13 इज गिविंग अकॉर्डिंग टू द इडियम इन दिस क्वेश्चन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कब पूछा गया है? देखिए इसमें पूछा गया है। मेक अप विद, मेक अप विद भी बहुत अच्छा एक फ्रेज है। मेक अप विद का मतलब होता है चुरा कर कुछ चीजों को भाग जाना, यानी कि टू रन अवे, टू रन अवे, to run away by stealing something, यानी कुछ चीजों को चुरा कर भाग जाना। जैसे कि चोर बाइक चुरा कर भाग गए, द thief made off with my car, the thief made off with my car, चोर जो है हमारे कार को चुरा कर भाग गए। ठीक ना? मैं बोलूंगा कि एक चोर ने क्या भी चुरा कर भाग गया। A chore made off with a key, यानी एक चाबी के साथ चुरा कर भाग गया। चुरा कर भाग गया, ट्रांसफर का मतलब होता है भेज देना, भेजने की बात थोड़ी मैं कर रहा हूं। डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढने की भी बात मैं नहीं कह रहा हूं। अंडरस्टैंड यानी समझना, ये भी मैं बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो भागने की बात कर रहा हूं, यानी कि चुरा कर चीजें भागने की जब बातें होगी तब आपका इडियम मेक ऑफ विद का प्रयोग होता है। और यहां पर एग्जैक्ट जो सब्स्टिट्यूट है ऑप्शन सी है, जिसमें कह रहा है भागने की। हालांकि बाई स्टीलिंग नहीं लिखा है, जो कि लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यानी भागने की बात कर रहा है, तब भी आपका यही होगा टू रन अवे। टू रन अवे इज द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस इडियम इन दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। ये भी आपके 2020 में पूछा गया, 2020 में 9 मार्च को पूछा गया। कब पूछा गया जी? 9 मार्च को। चलिए, फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है अवॉइड। क्या होता है जी? अवॉइड। अवॉइड यानी कि दूरी बनाना, या फिर गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, या फिर मेक डू विथ, मेक डू विथ नहीं होगा, और डू अवे विथ, डू अवे अवे विथ, यानी कि दूरी बनाना, दूरी बनाना, या फिर एब्सटेन फ्रॉम, गेट एब्सटेन फ्रॉम, ABSTIN, एब्सटेन फ्रॉम, दूरी बनाना, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम, यू शुड गेट रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि दूरी बनाना। यानी कि मैं बोलता हूं कि फाइट चाहिए का मतलब अवॉइड होने, यानी कि दूरी बनाना। जैसे कि आपको सिगरेट से दूरी बनानी चाहिए, यू शुड फाइट शाई ऑफ सिगरेट। हम लोग को गलत बर्ताव से दूरी बनानी चाहिए, वी शुड अवॉइड मिसबिहेवियर, वी शुड अवॉइड मिसबिहेवियर इन लाइफ, यानी कि हमें अपनी जिंदगी में गलत व्यवहार से दूरी बनानी चाहिए। वी शुड फाइट शाई ऑफ मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट इन लाइफ। समझ गए? तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कहता है फाइट शाई ऑफ, यानी कि क्या करना? अवॉइड करना, यानी कि दूरी बनाना। तो दूरी बनाना है तो ये इन्वाइट कीजिएगा, इन्वाइट तो होगा ही नहीं, चैलेंज कीजिएगा, चुनौती दीजिएगा कि दूरी बनाना, तो चुनौती क्यों दीजिएगा? परफॉर्म यानी कोई काम कीजिएगा, प्रदर्शन कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। अवॉइड कीजिएगा यानी कि दूरी बनेगा। सो करेक्ट सब्स्टिट्यूट
according to this idiom, option B would be the exact substitute. Option B would be the exact substitute. यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर होगा इस इडियम के लिए। समझ गए? चले क्या अगले सवाल पे बताइएगा। ये आपके 2022 में यानी कि 22 में पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 का सवाल है, यानी कि सीजीएल मेंस का सवाल है, जो कि आपके 8वें अगस्त को यानी कि 8वें तारीख को पूछा गया अगस्त में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। फील शाई ऑफ और फाइट शाई ऑफ में अंतर होता है। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, फील शाई ऑफ, मुझे याद आ गया तो बता देना चाहिए। एक होता है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ और फील शाई ऑफ। फील शाई ऑफ का मतलब होता है शर्माना। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है दूरी बनाना। समझ गए? फील और फाइट का अंतर है, बाकी शाई ऑफ दोनों में है, लेकिन डिफरेंस है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्लैम अप का मतलब होता है टू बी साइलेंट। क्लैम अप का मतलब होता है टू बी साइलेंट। टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट यानी कि शांत रहना, या फिर टू बी क्वाइट। टू बी क्वाइट ये मीनिंग याद रखिए। क्लैम अप, यू शुड क्लैम अप while the correct और ग्रेट मीटिंग, यानी कि ग्रेट मीटिंग के दौरान, ग्रेट मीटिंग के वक्त शांत रहना चाहिए। ठीक ना? पढ़ाई के समय बच्चों को शांत रहना पड़ेगा। The children will have to clamp up during the study, यानी कि चिल्ड्रन को पढ़ाई के दरमियान क्या रहना पड़ेगा? क्लैंप अप रहना पड़ेगा। will have to clamp up during the study, यानी कि पढ़ाई के वक्त क्लैंप अप रहना पड़ेगा, यानी कि शांत रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कहां शांत रहना है। ऑप्शन ए कहता है टू बी अपसेट, यानी कि उदास रहने की बात मैंने नहीं बोला है। टू बी फ्रस्ट्रेटेड का यानी कि वही बात है, उदासी रहना, ये भी मैंने नहीं बोला। टू लूज टेम्पर यानी कि अपना होश खो देना, ये भी नहीं बोला मैंने। टू बी कम साइलेंट यानी कि शांत होना, यही आपका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। यही आपका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि टू बिकम साइलेंट यानी कि शांत होना। और इस फ्रेज का भी मतलब होता है शांत होना, तो करेक्ट सब्स्टिट्यूट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी। ऑल इन वन, ऑल इन वन नहीं, ऑल इन ऑल है। ऑल इन ऑन का मतलब होता है ओवरऑल, आफ्टर ऑल, ओवरऑल, 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 ओवरऑल यानी कि इन टोटल, इन टोटल यानी कि कुल मिलाकर। कुल मिलाकर बोलते हैं ना कि कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि ओवरऑल एवरीथिंग इज ओके। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं इन टोटल एवरीथिंग इज ओके। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज ओके। हर चीज ठीक है जी। समझ गए? कुल मिलाकर हर चीज ठीक है। फर्स्ट इन लाइन, लाइन में पहला, ये तो मैंने बोला ही नहीं। कंप्लीटली लॉस्ट यानी कि पूरी तरह से गायब, बिल्कुल नहीं। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, ये क्या होता है हर व्यक्ति? हैविंग ऑल अथॉरिटी यानी कि हर अथॉरिटी को मिलाकर, हर अधिकारों को मिलाकर, यानी कि कुल मिलाकर, कुल मिलाकर यानी कि एग्जैक्ट अगर कोई सब्स्टिट्यूट बैठ रहा है तो ऑप्शन ए ही बैठ रहा है। एग्जैक्ट कोई सब्स्टिट्यूट बैठ रहा है तो ऑप्शन ए ही बैठ रहा है जी, क्योंकि ऑप्शन ए इसका मतलब होता है सभी चीजों विचार करते हुए, सभी चीजों पर सभी चीजों पर विचार करते हुए, ये मीनिंग देता है, यानी कुल मिलाकर मीनिंग देता है, यानी कि इन टोटल की मीनिंग देता है। इसलिए करेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ हमारा ऑप्शन ए। इज दैट ओके? ये भी आपके सीजीएल टियर 2 यानी कि मेन से पूछा गया है 2022 के 8वें महीने की 8 तारीख को, यानी कि 8 अगस्त को पूछा है जी। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है मुझे लग रहा है कि नहीं। 18 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, क्वेश्चन 18 में आ गए हम लोग। देखिए कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है ऐसा व्यवहार करना जिससे कि आपका प्रभाव ही कम हो जाए। यानी कभी कभी आप ऐसा काम करते हैं कि लोग की नजरों में इंसान गिर जाता है। कभी देखेंगे नहीं
कि इंसान बहुत अच्छा काम करता है पिछले कई सालों से, लेकिन एक छोटी सी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी सी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि पिछले बैकग्राउंड में किए हुए इतने जो कार्य थे भलाई के लिए, वो सारा काम क्या होता है, निरर्थक हो जाता है, यानी फ्रूटलेस हो जाता है, सारा काम ही बेकार हो जाता है। वैसे हालात में हम क्या बोलेंगे कि कट कट अ सॉरी फिगर, यानी कि सॉरी फिंगर कट करना, ऐसी फिगर कट करना। ये जो सॉरी है ना, ये सॉरी ही है, एक ऐसी फिगर को बनाया गया है, एक ऐसे चित्र को बनाया गया है जो सॉरी फिगर फील कराता है, यानी कि सबके सामने आपको सॉरी बुलवाता है और लोगों की नजर में आप सब बने रहते हैं। लेकिन गलती करके भी सॉरी फिगर को ही काट दिया, यानी कि सॉरी हटा दिया, तो लोगों की नजर में गिरना तय है। वही बातें बता रहा है कि क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, यानी कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना, ऐसा प्रभाव जमाना जो कि पुअर हो, यानी कि घटिया हो। समझ गए? मेक अ स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब होता है आपका ये मूर्ति वगैरह, स्कल्पचर यानी कि समझ गए ना, ये तो होगा ये स्कल्पचर, मूर्ति कला होता है स्कल्पचर, ठीक ना। ये हो गया। रेंडर एन अपॉलजी का मतलब होता है माफी मांगना, रेंडर एन अपॉलजी का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक ना। ये जो आपका स्कल्पचर हो गया, ये जो धर्म ग्रंथ हो गया, ये जो आपका स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, मूर्ति कला होता है, और धर्म ग्रंथ के यूज में भी इसका यूज इस्तेमाल किया था स्कल्पचर का, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखिए, जब रिलीजियस धर्म ग्रंथ की बात किया जाए या रिलीजियस जब मूर्ति कला की बात किया जाए, तो इसका तो सेंस ही नहीं बन रहा सब्स्टिट्यूट में। कट सॉरी फिगर का मतलब है कि कुछ ऐसा कार्य कर जाना जिससे गलत प्रभाव पड़ जाए, यानी कि टू क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन की गलत प्रभाव जमाना। सो करेक्ट हमारा सब्स्टिट्यूट होगा ऑप्शन डी, करेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा हमारा ऑप्शन डी। समझ गए? ये भी आपके 2022 में 8वें तारीख को 8वें अगस्त में पूछा है, यानी कि 8 अगस्त को पूछा है एसएससीजीएल के टियर 2 में, यानी कि मेंस में पूछा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। नॉट मीन्स वर्ड, नॉट मीन्स वर्ड का मतलब होता है स्पष्ट बोलना। क्या होता है जी? टू से समथिंग क्लियरली, टू बी ओबियस, या फिर टू बी ओबियस, OBVIOUS, ओबियस अबाउट समथिंग, यानी स्पष्ट बोलना, जो बातें हैं मुंह पर ही कह देना। नॉट टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार ना होना, ये बात तो मैंने बोला ही नहीं। टू स्पीक इन अ गाबल्ड वे, यानी कि ऐसे बोलना कि ये भी नहीं होगा। नॉट टू कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, यानी कि आसानी से मुद्दे पर ना होना, ये भी तो मैंने नहीं बोला। टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, यानी कि जो बातें डायरेक्ट वे कह देनी, यानी कि प्रत्यक्ष कह देना, मुंह पर ही कह देना, यानी कि स्पष्ट शब्दों में ही कह देना। तो इस इडियम के हिसाब से हमारा करेक्ट जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या बन रहा है? ऑप्शन डी बन रहा है जी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट सब्स्टिट्यूट बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इडियम ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर जो इडियम है इसके हिसाब से करेक्ट जो सब्स्टिट्यूट बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है जी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये आपके दूसरे महीने के 3 तारीख को पूछा गया है 2022 में एसएससीजीएल का मेंस का सवाल है। कहता है टू टेक स्टॉक ऑफ, टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग और समबडी, लिख दीजिए समथिंग और समबडी। इसका मतलब होता है टू जज समथिंग और समबडी, जज टू जज समथिंग और समबडी, टू जज समथिंग और समबडी, यानी कि मूल्यांकन करना, यानी उसके बारे में पहले से विचार विमर्श बनाना, असेसमेंट करना, यानी मूल्यांकन करना। डिस्कस कीजिएगा, विचार उस पर कीजिएगा, नहीं मूल्यांकन ना करना है, ये तो होगा नहीं। मॉडिफाई यानी कि सुधारिएगा, बिल्कुल नहीं। असेंबल यानी कि इकट्ठा कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। असेस कीजिएगा, असेस करने का मतलब मूल्यांकन करना, यानी कि जज करना या फिर कंसीडर करना। समझ गए? तो करेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा हमारा? असेस होगा। असेस यानी कि मूल्यांकन करना, जज करना, या फिर अप्रेजल करना, अप्रेजल। समझ गए? चलिए अप्रेज, APPRAISE, अप्रेज, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। ऑन द, ये लास्ट सवाल है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ऑन द टेंटर हुक्स,
ऑन द टेंटर हुक्स मतलब क्या होता है? ऑन टेंटर हुक, ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है वरीड, नर्वस, एंशियस या फिर वुंड अप, वुंड अप, इन सब का मतलब होता है उदास, चिंतित, बेचैन या फिर रेस्टलेस, रेस्टलेस, बेचैन होना। अब बेचैन होने की बातें कर रहा है ये फ्रेज ऑन, ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मतलब बेचैन होना। ऑप्शन बी कहता है हैप्पी एंड जॉयस यानी खुश, खुश होने की तो बात है मैंने नहीं बोला। अलर्ट और एंथुजियास्टिक यानी कि सतर्क और जोशीला, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रल यानी कि बहुत ही एक प्रकार से मैं बोल दूं कि सामान्य, न्यूट्रल रहना, ना उधर पक्ष में ना इधर पक्ष में। अनडिसाइडेड यानी कि अनिश्चित, अभी तय ही नहीं है, ये तो मैंने बातें ही नहीं बोली। मैंने ये बोला कि जो ऑन टेंटर हुक्स है उसका मतलब ये है कि जो चिंतित है, बेचैन है, यानी कि तनाव में है, तो एंसस है यानी कि टेंस है यानी कि तनाव है। सो करेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस इडियम वुड बी ऑप्शन ए, यानी कि इस ऑप्शन ए का मतलब होता है चिंतित, यानी कि एंसस और टेंस का मतलब होता है चिंतित। चिंतित यानी कि आपका क्या है? वर्ड है, वर्ड है यानी कि नर्वस है, नर्वस है यानी कि एंसस है, एंसस यानी कि वुंडअप है, वुंडअप है यानी कि रेस्टलेस है। समझ गए? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो टोटल हम लोगों ने 21 क्वेश्चन देखे, लेकिन हाँ खास बात ये रही कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रहे इडियम फ्रेजेस से रहे। तो इडियम फ्रेज को भी याद रखना बहुत जरूरी है एसएससी सीजीएल एग्जाम्स को क्रैक करना है तो, है ना। इसलिए इडियम फ्रेज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इडियम फ्रेज यानी वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चंस हमने वही रिपीट किए हैं, वही क्वेश्चंस हमने लेकर आया है जो एसएससी में बार बार पूछा गया। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी अपनी राय है, आपकी जो भी आपकी फीडबैक है जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।